वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में यूपीएससी हिस्ट्री गुरु विद सुहेल तुर्की। आज काफ़ी समय के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं और अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों की वजह से लाइव नहीं आ पाया, लेकिन अब से आपको कंटिन्यूसली जो है एग्जैक्ट 5 PM इसी चैनल पे आपको ये क्लासेस मिलेंगी। मैं जानता हूं कि आप सब बहुत उम्मीद से बैठे होते हैं कि क्लास आएगी और कुछ नया होगा, और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जो बार बार मैं क्लास में पढ़ाने के समय भी बच्चों के साथ डिस्कस करता हूं और काफ़ी बार मैंने क्लास के अंदर उसको कोट भी किया है। तो मैंने ये चाहा क्यों ना एक काम किया जाए कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, और ये कनेक्ट करता है इंडिया को और यूरोप को, यानी कि दोनों कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है ये टॉपिक। और आई होपफुली आप लोगों को पता होगा क्या पढ़ेंगे। बेसिकली इसके की पॉइंट्स जो मैंने लिए हैं वो NCERT से लिए हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज हम NCERT के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। इस पूरी क्लास का कंटेंट अर्जुन देव की बुक और हमने कुछ और सोर्सेज से लिया हुआ है। यदि अगर आप इस पूरी वीडियो को देखना चाहते हैं और इस पूरी वीडियो का आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पहले जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, डेली 5 बजे आपकी ये क्लास होती है मेरे साथ, तो रोज़ जुड़ा करें और नई नॉलेज को हासिल किया करें। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु को आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी, जहां पे आप मेरे द्वारा नोट लिखे गए PDF के द्वारा भी पाए जा सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ डू लेट अस नो फ्रॉम दीज ऑल सोर्सेज। सोशल नेटवर्किंग साइट से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं मार्को पोलो की। आप सब जानते हैं कि इनका समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1254 से लेके 1324 की बात करेंगे। काफ़ी बार जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो इनकी बात ज़रूर आती है। वैसे अगर मैं देखूं तो क्लास 10 की NCERT में एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ते हैं प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और उस प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पॉइंट में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग प्रिंट की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो हमारी आज़ादी आई वो प्रिंट की ही वजह से आई। ऑलरेडी मेंस का एक सवाल बन भी चुका है, सो उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स भी आते हैं। मार्को पोलो के बारे में बात की जाए तो वॉज a great personality. He was a great, Marco Polo was a great merchant from the Venice. अब जगह का याद रखिएगा। And an adventurer who traveled from Europe to Asia from 1271 to 1295. अब यहाँ पे एक चीज़ जो देखने वाली बात होगी वो ये है कि सर टाइम पीरियड ज़रा देख लीजिएगा। 1271 से लेके 1295 में ये इंडिया में आते हैं। अब ये एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं क्योंकि ट्रैवल करने में बहुत बिलीव करते थे ये लोग। इनका मानना ये था कि जब आप किसी कंट्री को या किसी को एक्सप्लोर करना अगर है तो आपको विजिट करना पड़ेगा उस जगह को, और वहाँ जाके आपको पता करना पड़ेगा एक्चुअली में हो क्या रहा है। एंड कम्प्लीटली ही वॉज अ मर्चेंट। अब देखिए यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, मैं आपको पूरा NCERT का पार्ट भी और स्टैंडर्ड पार्ट भी दिखाऊंगा। और इनका काम ही था, क्योंकि एडवेंचर थे तो ये ट्रेवल करते थे फ्रॉम यूरोप टू एशिया, तो हम मान सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया को या एशियन कंट्रीज़ को इनके द्वारा ही मिली। यानी अगर हम इनकी ट्रेवल हिस्ट्री भी देख लें तो भाई ये है मार्को पोलो ट्रेवल बिटवीन द 1271 टू 1295, जो टाइम पीरियड दिखा रहा है। जो रेड कलर्स में आप देखिए यहाँ से ये निकलते हैं, देखिए ये टाइम पीरियड आपका यहाँ से है, और उसके बाद मेडिटेरियन सीम को इन्होंने कवर किया है, उसके बाद जेरूसलम, उसके बाद ईरान से फिर अफगानिस्तान, फिर हिंद कुश को पूरा प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद खोटम, उसके बाद सीधा आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया की ओर मूव करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से ये इंडिया की ओर होके आते हैं। सो एक लॉन्ग सफ़र इन्होंने तय किया वियतनाम साइड से, यहाँ से
आपको पूरा कैटेगोरिकली तरीके से मिलेगा कि इन्होंने कितना एक्सप्लोर किया है अपने आप को। और खाली ये नहीं है कि ये खाली इंडिया की ओर या फिर बाकी एशियन कंट्री, तो एक पूरा इनका टाइम पीरियड रहा है और एडवेंचर करना इनका एक काम था। मैं इसलिए आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप देखें, जब कोई बंदा अपने घर से निकलता है तो फिर डेफिनेटली उसका यही काम होता है कि मैं उस एरिया के बारे में जानने की कोशिश करूँ। मार्को पोलो वैसे एक इटालियन एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर की जब मैं बात करता हूँ तो एक्सप्लोरर का होना हिस्ट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिस्ट्री हमेशा प्रेफर करता है कि उनसे जानकारी ली जाए जो एक्सप्लोरर होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और जो बाद में हिस्टोरियंस अपनी बुक में इस्तेमाल करते हैं। आपने एनसीईआरटी में भी यही पॉइंट पढ़ेंगे और मुझे बड़ी अच्छी चीज़ इनकी लगी। देखिए, एक्सप्लोरर हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ हम लोगों को, और देखिए ये हमारे लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो एक सिनेरियो इन्होंने क्रिएट किया वो बहुत बढ़िया था। अब ये रही इनकी पिक्चर, जिस तरीके से इन्होंने काम किया। तो विजिटेड द चाइना, लर्नेड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। एक्सप्लोरर है तो मैं बार बार आपको वही कहता हूं जो आपको बनने की जरूरत है। चाइना जाते हैं और वहां से टेक्नोलॉजी आती है वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी। बेटा ऑलरेडी ये यूपीएससी का सवाल बन चुका है, प्लीज इस पे देखिएगा। वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो थी ये बहुत पुरानी यूज की जाती थी क्योंकि उस समय आपके पास जो प्रिंट का कंसेप्ट था वो बहुत ही ज्यादा कम था। इसमें हम जो वुड ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, छाप डालते थे हम लोग। पहले ही वुड पे कुछ सिंबल बने होते हैं, फिर छाप डाली जाती है, उसके बाद आपको ये लगता है। ही रिटर्न टू इटली, फिर ये वापस अपने देश जाते हैं इन 1295, ब्राउट दिस नॉलेज बैक विद हिम। और यहां से सीखने के बाद ये चाइना से सीख के जाते हैं क्योंकि चाइना में पहले ही आया था, और फिर ये वापस अपने ही देश जाते हैं इटली, और वहां पे ग्रेजुअली दिस नॉलेज स्प्रेड फ्रॉम इटली टू अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। नाउ अब हमारे लिए किस तरीके से, चाइना से सीखा, चाइना से सीखने के बाद ये खुद वापस इटली गए और इटली में इन्होंने एक्सप्लोर किया, इसको ज्यादा बढ़ाया। देन इटली के बाद ये स्प्रेड हो गया, यानी कि प्रिंट पूरी तरीके से इटली के बाद यूरोप में स्प्रेड हुआ है। तो याद रखिएगा, इटली के बाद ये यूरोप जाएगा, अभी एशिया की कंट्रीज में नहीं आएगा। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सप्लोरर। आज जो आपके पास है तो कहीं ना कहीं इनका क्रेडिट इसको भी जाता है। इन 1517, नाउ दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट। ये बहुत है, ये ऑलरेडी मैं यूपीएससी के बच्चों को काफी बार बता चुका हूं और मैंने एनसीईआरटी पढ़ाने के समय भी, और साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से इंडिया के लिए मार्टिन ल्यूथर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्टिन की बात करें, द रिलीजियस रिफॉर्मर। अब याद करिएगा, इनको बहुत बार रिलीजियस रिफॉर्मर जब हम वर्ड यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो 19th सेंचुरी के रिफॉर्मर्स पढ़ते हैं उसमें आप राजा राम मोहन राय ले लें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ले लें, स्वामी दयानंद सरस्वती ले लें, तो इसी तरीके से मार्टिन जो है वो एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर है। लेकिन 1517 की जब हम बात करते हैं यूरोप के अंदर, रोट 95 थीसिस। उस समय थीसिस लिखना बहुत बड़ी बात थी। आज जो पीएचडी का कैंडिडेट होता है वो ये थीसिस लिखता है। दैट क्रिटिसाइज द करेक्ट प्रैक्टिस ऑफ द कैथोलिक चर्च। उन्होंने जो लिखा, उन्होंने कैथोलिक चर्च के बारे में मैं बता दूं, दो टाइप के चर्च क्रिएट किए गए थे, प्रोटेस्टेंट, क्रिश्चियंस एंड कैथोलिक। और वो ये मानते हैं कि कैथोलिक जो हैं वो लोग हमेशा डोमिनेट करते हैं सोसाइटी में, क्योंकि ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। इनके मुताबिक ये वो लोग हैं जिनको अपना आप बहुत ज्यादा सुपीरियर लगता है, और ये मानते हैं कि गॉड ने इनको इसलिए क्रिएट किया है ताकि ये डोमिनेट करें सोसाइटी के ऊपर। बात जरा समझिएगा, कहीं ना कहीं ये प्रोसेस आपको थोड़ा कहीं और लेके जा रहा होगा। यही सिस्टम शायद ब्राह्मणाइजेशन में भी आपको देखने को मिला था। ब्राह्मणाइजेशन याद करिएगा, जिसमें हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, एक होता है पोल्यूशन, एक होता है प्यूरिटी। यानी कि याद करिए कि यहां पे भी ये कंसेप्ट आया था कि कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। ऐसे ये यूरोप के अंदर भी हुआ है। चर्च की जो प्रैक्टिसेस थी कैथोलिक चर्च की,
and pasted these on the church door in the Wittenberg. यहां पे ये चिपका देता है, कहता है कि if there is anyone who can challenge me, जो मैंने लिखा है कि मैंने गलत दिखा है, मैं उसके साथ डिबेट कर सकता हूं। अब मार्टिन ल्यूथर के बारे में मैं बता देता हूं, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, बहुत पढ़े लिखे थे, कॉलेज के अंदर ऑलरेडी एक बड़े ही यूनिवर्सिटी लेवल के एक प्रोफेसर रह चुके थे और प्रोफेसर का काम करते थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी जानते थे। तो रिलीजियस के बारे में उनके पास बहुत ज़्यादा जानकारी थी एंड उनका मेन मकसद ये था कि ये जो सिस्टम है, ये जो कैथोलिक चर्च लोगों ने जो ये सिस्टम बना के रखा है, ये बिल्कुल गलत है, इसके ऊपर कोई काम नहीं होना चाहिए। सो सिंपली मुझे यहां पे लगता है कि डू यू एग्री वाला सवाल बनेगा। अब मैं आपको ये थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि डू यू एग्री दैट द मार्टिन ल्यूथर, अब ये इंडिया के अंदर भी मार्टिन ल्यूथर, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, डू यू एग्री, क्या आप मानते हैं कि मार्टिन ल्यूथर क्रिटिसिज्म, किसके ऊपर क्रिटिसिज्म, ऑन कैथोलिक चर्च वॉज द टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट बना इन द हिस्ट्री ऑफ किस चीज में, इन द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट एंड रिलीजन, क्योंकि धर्म के ही ऊपर सारा कुछ हो रहा था एंड लाइक इट्स हैज एन इंपैक्ट, इसके कुछ इंपैक्ट भारत के ऊपर भी पड़े। अब आगे चल के जरा देखिएगा तो यहां पे मुझे एक और चीज जो पता चलती है, सून 1000 ऑफ कॉपीज जो उसने लिखा था, वो थीसिस जो है वे प्रिंटेड, स्प्रेडिंग हिज आइडिया अमंग द पीपल। जैसे ही उसने लिखा और ये सारी किताबें हर कोई लोग पढ़ने लगा, उससे पहले ऐसा काम किसी ने नहीं किया था, किसी ने नहीं। अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि हम लोग तो ये यूरोप का मार्टिन ल्यूथर पढ़ते हैं, बताइएगा कि इंडिया का मार्टिन ल्यूथर कौन था। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए कि इंडिया में किसको मार्टिन ल्यूथर का नाम दिया। बहुत बड़े स्कॉलर वो भी रहे हैं और इन्होंने क्रिटिसाइज किया प्रिंटिंग को और इन्होंने ये कहा कि 1000 ऑफ द कॉपीज दीज थीसिस वे प्रिंटेड एंड लोग पढ़ने लगे। और इन्होंने जो क्रिटिसाइज किया था कैथोलिक चर्च को, ये बात उनको पता चल जाती है। मार्टिन ल्यूथर डीपली मूव्ड बाय रियलाइजिंग द पावर ऑफ प्रिंटिंग, और यहां पे मार्टिन को पता चलता है कि प्रिंट में बहुत पावर है, भाई प्रिंट चाहिए, क्योंकि एक रेवोल्यूशन जो उन्होंने देखा, एक रेवोल्यूशन लोगों के अंदर जो देखा, जो कि वो बहुत पहले चाहते थे कि लोग मेरी बात को सुने, और वहां से उनको पता चला। और यही चीज को याद करिएगा, गांधी जी ने बड़े अच्छे से यूज किया था, और गांधी जी ने ये यूज किया था अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, और वी कैन कॉल द ब्रिटिशर्स, जब गांधी जी ने फ्रीडम की बात की थी कि प्रेस को आप फ्री कर दीजिए, विच ब्रॉट अबाउट द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। इसी प्रिंट की वजह से यूरोप के अंदर आई थी रिफॉर्मेशन मूवमेंट। सवाल इंडिया के लिए भी आता है कि डू यू एग्री दैट जो प्रिंट है उसी की वजह से इंडिया के अंदर रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुई, और यही वो वजह है। तो मैं तो इंडिया के लिए रिफॉर्म मूवमेंट अगर ना लिखूं तो मैं इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस लिखूं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत के अंदर प्रिंट का बहुत ज्यादा यूज किया गया था आजादी के लिए। उसके बाद ये कहता है कि which eventually brought about the Reformation movement and the eventually birth of the Protestant Christians। Protestant Christians की अगर हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं, कैथोलिक अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस को वो कम मानते हैं। तो इसका मतलब है डिवीजन हो गया। वो जो मार्टिन के साथ थे उनको हम प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस कहते हैं, जो कैथोलिक पॉप वगैरह होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। और सबसे ज्यादा अगर आपने देखा होगा तो रोम की अथॉरिटी इन्हीं लोगों के पास होती थी। यही वो लोग होते थे जिनके पास टैक्स वगैरह की कलेक्शन हुआ करती थी। यही वो लोग होते थे जो पूरी तरीके से चर्च को अपने अंडर करते थे। यही वो लोग होते थे जो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन पे ऊपर रूल करते थे। तो भाई सब कुछ इन्हीं के पास था। लेकिन 16th सेंचुरी के अंदर, अब 16th century, the Manitou, a ruler in Italy, began to read books available readily in his locality। अब सब लोग इटली के अंदर भी मजे तरीके के, इटली के अंदर ही तो शुरू हुआ। A ruler in Italy began to read the books available readily in his locality, जितनी भी उसकी लोकेलिटी वो पढ़ने लगा।
ये लगा कि यार अब तो हर जगह आपको एक एक रिफॉर्मर देखने को मिलेगा। ही गेव ए न्यू इंटरप्रिटेशन। अब इस बंदे ने जब अपने लोकेलिटी के बारे में, लोकेलिटी में जितनी भी किताबें थी सब पढ़ी, उन्होंने एक नया, तो प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री एग्जामिनेशन एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ही गेव अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल। उन्होंने बाइबल के ऊपर एक नई इंटरप्रिटेशन दे दी, यानी कि उन्होंने कहा बाइबल के ऊपर एक नई बात कर दी। एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड इन क्रिएशन एंड ग्रेट द रोमन कैथोलिक चर्च। और उसके बाद उन्होंने बताया जो हम लोगों को कैथोलिक चर्च कहता है वो तो रियल नहीं है। नाउ सी दे आर चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द रोमन एम्पायर। सवाल समझिएगा, मार्टिन ने जो किया वो तो किया ही किया। सवाल यहां पे बनता है इस बंदे के बारे में कितने लोग जानते हैं? प्लीज बेटा 2 मार्क्स तो है ये। He has given his, like in the role in Italy, he gave new interpretation of the Bible and formulated a view of God in creation that ingrained the Roman Catholic Church. अब ये भी चैलेंज कर रहा है। So result, Daemonaccio was hauled up twice and ultimately executed when the Roman Catholic Church began its Inquisition। और उसके बाद इस बंदे को हटा दिया जाता है कि तुम कौन होते हो जो कैथोलिक चर्च के को चैलेंज करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सो इंडिया के अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो प्रिंट एंड कल्चर जब आया था, प्रिंट के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया था, प्रिंट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रोटेस्ट करने वाले कोई थे तो वो ब्राह्मण्स थे। तो मैं ये कहता हूँ कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है वो रिपीट कर रही है। महात्मा गांधी said these words in 1922। 1922 को गांधी जी क्या कहते हैं? ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रॉम 1920 टू 22। आपको याद है भारत के अंदर एक कॉपरेशन मूवमेंट हुई। एंड ही सेड अकॉर्डिंग टू हिम विदाउट द लिबर्टी ऑफ स्पीच, विदाउट द लिबर्टी ऑफ स्पीच, द लिबर्टी ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, नो नेशन कैन एवन सर्वाइव। थिंक अबाउट इट। महात्मा गांधी अपने समय में बहुत बड़ा नाम है, वो भी जानते थे कि भाई देश के अंदर अगर लिबर्टी ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात लिबर्टी उस समय दिखाने का जो तरीका था ना भाई, लिबर्टी आप एक ही तरीके से तो दिखा सकते थे। आपको चाहिए था न्यूज़पेपर, आपको चाहिए थी प्रिंट, तो प्रिंट अगर आपके लिए नहीं है तो गांधी जी के लिए ये सारी चीजें बेकार होंगी। इफ द कंट्री वॉज टू गेट फ्री फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन देन दीज लिबर्टी वेर क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर हमें अंग्रेजों से आज़ाद होना है तो भाई हमें भी कहीं ना कहीं मार्क पोलो, फिर उसके बाद आपके जो है मार्टिन ल्यूथर जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्री नहीं हो सकते जब तक हमारे पास लिबर्टी नहीं होगी। और लिबर्टी अगर आएगी वो हम लोगों को कैसे मिलेगी? जब हमारे पास प्रेस आएगी। अब सवाल बनता है कि ये प्रेस जो कंसेप्ट आया वर्ल्ड के अंदर, यूरोप के अंदर, इस प्रेस को बनाने के पीछे ग्यूटेनबर्ग प्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। ग्यूटेनबर्ग का नाम आपने सुना होगा। ग्यूटेनबर्ग प्रेस फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ यूरोप, पहली प्रेस थी यूरोप की, और इन्वेंटेड बाय, अब इसमें नाम देखिएगा, जॉनसन ग्यूटेनबर्ग ऑफ स्ट्रासबर्ग के ये थे, जहां से इन्होंने सबसे पहले इस प्रिंटिंग प्रेस को, सो ये बना आपके लिए 2 मार्क्स प्री का, और मेंस में तो भाई लिखना ही लिखना है। सो भारत में भी अगर कुछ हुआ तो वी हैव टू गिव द क्रेडिट टू द ग्यूटेनबर्ग। बहुत मेहनत करके उन्होंने ये बनाया। और ग्यूटेनबर्ग की ये आप देखिएगा इस तरीके से एक प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी। अब ये थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है। सो ही ग्रू अप इन अ लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट, एक बहुत ही किसान के बच्चे थे, तो बचपन से उन्होंने कलर वगैरह देखे थे। एनसीईआरटी में भी ये लिखा है, एंड हैड अ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑपरेटिंग ऑलिव एंड वाइन प्रेसेस के बारे में उनको पता था, यानी कि कलर के बारे में उनको काफ़ी कुछ पता था। सो ही इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस अराउंड द ईयर ऑफ 1448, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। When the Bible being the first book to be printed, और पहली किताब जो उन्होंने प्रिंट की थी वो बाइबल थी। अब यहाँ पे भी पंगा उठने वाला है कि बाइबल को ही क्यों प्रिंट किया। एरिस्मस द लैटिन स्कॉलर, एरिस्मस का नाम याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिन स्कॉलर वाज नॉट हैप्पी विद द प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। अब ये बंदा कहता है, एरिस्मस कहता है कि भाई मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल।
इंडिया के अंदर में भी काफी सारे ब्राह्मण्स थे जिन्होंने मना कर दिया था कि भाई ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको ये लगता था कि अगर प्रिंटिंग होगी तो भगवान के जो शब्द हैं बाइबल के अंदर, हो सकता है कि प्रिंट करते समय प्रिंटिंग में कुछ एरर हो गया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। अब सवाल यह है कि इनके चक्कर में कुछ तो होने, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड दैट दिस वुड लेड टू बी अ सर्कुलेशन ऑफ बुक विद रेबेलियस आइडियाज। और उनको ये भी लगता था कि अगर लोगों ने सच्चाई पढ़ ली तो भाई वो तो हमारे खिलाफ ही हो जाएंगे, सो हकीकत छुपाने का एक नया ढंग। अगली ही फेल्ट दैट फ्यू बुक्स में गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन, कुछ किताबें जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सकती हैं लेकिन सब नहीं। एंड द मेजॉरिटी ऑफ बुक में जस्ट बी इररिलेवेंट और इलॉजिकल थ्रू विच एस्केप्स ऑफ इररिलीजियस आइडियाज, लोगों को गलत समाजी और गलत धार्मिक आइडियाज चले जाएंगे जो प्रॉब्लम करेंगे, अल्टीमेटली लेडिंग टू बी इंसेंटिव ऑफ ए रेबेलियन। यानी जिसके बाद सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, रेबेलियन। मीन्स ही वाज अ बिट काइंड ऑफ ए कंजर्वेटिव टाइप, आप कह सकते हैं, जो चाहता था कि लोगों को सच्चाई। मैं नहीं मानता कि कोई बुक पढ़ने से रेबेलियन हो सकता है। अगर बुक के अंदर हकीकत है और बुक अगर सच्चाई पे है तो भाई नहीं, तो इंडिया के अंदर भी तो यही हुआ। सो यहां पे अगर आपको याद होगा, द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वॉज पासिड, देखिए तभी मैंने ये सारी चीजें ऐड की हैं, वॉज पासिड इन 1878 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये वही वाली कहानी होगी। तो ये तो इस बंदे को फॉलो कर रहे थे, ये इसी बंदे को फॉलो कर रहे थे, एरिस्मस को। इन्होंने इसी के नाम पे ये एक्ट पास कर दिया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, लिंक करने के टाइम पे आपको पता है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटर इन द वर्नैकुलर प्रेसेस। सो ये बात तो कुल मिला के ये आपने पढ़ा भी होगा कि इंडिया के अंदर किसी तरीके से वो चाहते थे कि भाई सब कुछ बंद रहे, कुछ भी क्रिएट ना हो, लोगों को नेशनलिज्म के बारे में पता ना चले, लोग भूखे रहे, कैसे रहे, लोगों को पता ना चले क्या हो रहा है। एंड इफ ए वर्नैकुलर पेपर पब्लिशड एनी सेडिशन मटेरियल, द पेपर वाज बैन्ड। अगर कोई भी पेपर के अंदर ऐसी चीज आ रही है जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखी गई है, एंड इट्स प्रिंटिंग मशीन वेयर सीज एंड डिस्ट्रॉय, उसकी मशीन भी और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यानी इंडिया के अंदर में भी हमें वही यूरोप की। अगर मैं वुमेन्स की बात करूं तो विमेन बिकम एन इम्पोर्टेंट एज अ रीडर एंड राइटर। भारत के अंदर में भी और यूरोप के अंदर में भी सबसे ज्यादा प्रिंट को पसंद करने वाली अगर कोई थी तो रीडर भी बनी और राइटर्स भी बनी, वो तो विमेन ही थी। सो विद एन इंक्रीज ऑफ लिटरेसी वुमेन टू ग्रेट इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग। ये आज की बात नहीं है, और तभी कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है। सो जब प्रिंट का कंसेप्ट आया तो विमेन ने पढ़ना भी शुरू किया, लिखना भी, पॉइंट्स बनाना शुरू कर दिया। मनी जर्नल स्टार्टेड अवेजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ, और यहीं से शुरू हुआ विमेन्स एजुकेशन। ओहो, यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू द प्रिंट एंड कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अगर ये ना होता तो विमेन एजुकेशन की तो बात ही नहीं होती। इसीलिए कहता हूं बेसिक्स पता नहीं। मेनी मैगजीन्स एंड बुक वेयर स्पेशली पब्लिश्ड फॉर विमेन। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ मैगजीन्स रिगार्डिंग द विमेन, जिसकी आज हम बात करते हैं। द प्रिंट कल्चर गेव वुमेन सम अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू रीड एंड डेवलप देयर ओन व्यूज ऑफ वेरियस इश्यूज। मैं आज भी मानता हूं कि सबसे बेहतरीन इश्यूज और सबसे बेहतरीन सुझाव अगर कोई दे सकता है कि विमेन्स को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, सो वो एक ही चीज से हो सकता है जब विमेन खुद दे। तो क्यों, जब इतना पहले से विमेन ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तो आज क्यों नहीं। So as the literacy rate improved in Europe as well as in India, print material especially for entertainment began to reach even the poor. जैसे जैसे किताबें और प्रिंट बढ़ती गई, गरीब लोग पढ़ना शुरू कर दिया। This is the impact of the print. And in England, penny magazines, बड़ी छोटी छोटी हुआ करती थी, इनको penny magazine कहा जाता था, were carried by the peddlers and sold for a penny. बच्चों के हाथ में पहले एक शौक होता था कि किताब हो, क्या किताब मेरे पास हो सकती है। आज तो पेनी में मिलती है, ये बुक है, पेनी बुक कहा जाता था इनको। Those who could not read could listen to the stories and the folk, जो पढ़ नहीं पाते थे वो सुनते थे। आज तो वो कंसेप्ट चला गया। So I said how it actually started. It was all credit goes to the print culture in the modern world. Book could be hired on a nominal fee. जैसे आज भी होता है, लाइब्रेरी में गए, आपने खरीद नहीं पाए तो कुछ चीज़ों के लिए, कुछ समय के लिए आप खरीद भी सकते हो, उसको किराए पे ला सकते हो। इवन इन इंडिया वेरी चीप स्मॉल बुक वेयर ब्राउट बाय द मार्केट इन 19th सेंचुरी, क्योंकि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था मद्रास टाउन, which allowed poor people to have access to the print culture. Now remember this Madras is a 2 marks pre question, आपके लिए important हो जाएगा। मैंने मिक्स किया है both यूरोप एंड इंडिया। Reformer use it newspaper
रिफॉर्मर जो बदलने वाले, समाज बदलने की बात करते थे, उन्होंने न्यूज़पेपर, जर्नल, बुक्स टू बी हाईलाइट द सोशल इवल प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। फिर वो उसमें कुछ भी हो, वो अर्ली मैरिज हो, चाइल्ड मैरिज हो, और उसके बाद आपका द इम्पोर्टेंट लाइक इन्फेंटिसाइड की प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम हो, उन्होंने वो हाईलाइट किया। राजा राम मोहन राय पब्लिश द संबद कुंबदी टू हाईलाइट द प्लाइट्स ऑफ विडो, याद होगा आपको, प्रिंट की वजह से। फ्रॉम द 1860 many Bengali women write like Kalisham Bashni Devi wrote a book highlighted the experience of women about how women were imprisoned at home, kept in ignorance, forced to do hard and smart domestic work। यानी इनको क्रेडिट देना पड़ेगा जिन्होंने उस समय विमेन की इन्होंने किस तरीके से कहा होगा कि यार ये हाईलाइट करती है कि किस तरीके से विमेन को कैप्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, लेबर के तौर पे यूज किया जाता है। ये क्रेडिट देना इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट लाइक all class. So the whole scenario, if you want, like entire class was based on the NCERT, and some of the content has been taken from the standard books. So hopefully students को ये पता चला होगा the power of the print culture in the modern world. Do remember, ये चैप्टर मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था। होपफुली आप इसको देखेंगे एंड मेक अ शॉर्ट नोट एंड प्लीज़ कम आउट विद लाइक इनोवेटिव सर कि हाँ किस तरीके से हुआ। और जो आज आप एक्सेस कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा क्रेडिट प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड को जाता है। थैंक्स टू द ग्यूटेनबर्ग, थैंक्स टू द मार्टिन ल्यूथर हु केम विद दिस कंसेप्ट दैट एवरीबडी कैन एक्सेस दीज नो प्रिंट। और आज देश के अंदर अगर हम लोगों के पास ये एक्सेसिबिलिटी है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट, हाँ, प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड ने धर्मों के अंदर भी बंटवारा किया। व्हेन इट बिकेम अ कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन इन इंडिया, एक्चुअली इट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर द ब्राह्मण्स एज वेल। सो बट let me tell you one more thing, that the bringing the print culture in the modern world and in particular India, it helped a lot during the period of modern India, mostly for the independence. Even though Gandhi played a important, even though in the non-cooperation movement he said like without liberty, without the print, without the freedom of speech, it's damn impossible to get a freedom from this colonial power. So thank you so much मेरे से जुड़ने के लिए। I hope ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लेट्स मेक अ कम्युनिटी, अ बिग कम्युनिटी विद ऑथेंटिसिटी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो, बाय बाय।